नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे उपचुनाव की अग्नि परीक्षा की, राजस्थान की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार अभियान अपने परवान पर है। बीजेपी ने अपने सारे योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है, मंत्रियों को उतार दिया है, एक एक सीट पर कई मंत्रियों को जिम्मेदारी संभला रखी है, पूरी मैन पावर को यूज किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के लिए यह चुनाव अस्मिता का चुनाव है, क्योंकि 7 में से 6 सीटें विपक्षी दलों के पास में थी और विपक्षी दलों को अपनी उन सीटों को रिपीट करना एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं भजनलाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये गुड गवर्नेंस की बात का यहां पर लोहा मनवाने का सबसे बड़ा मौका इस उपचुनाव में। नरेंद्र जी, जिस प्रकार से 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, पूरी सरकार एडी चोटी का जोर लगाकर मैदान में जुटी हुई है। एक और जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस आत्मविश्वास में है कि उनका इलाका है, उनकी सीटें हैं, उनका वर्चस्व है, उस वर्चस्व को भेदने के लिए बीजेपी एडी चोटी का जोर लगा रही है। नरेंद्र जी। जी आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इलाका इनका है, सीटें इनकी हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से विकास के पथ पर चली है और हमेशा इनके गढ़ों में जाके जीत हमने दर्ज की है। और आप सही कह रहे हैं, इस बार की अधिक 6 की 6 सीटें इनके पास ही थी, 1 सीट हमारे पास थी, लेकिन हम इस बार इतनी मेहनत की है और आदरणीय भजनलाल जी के जो विकास के पथ पर जो आगे बढ़े, देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी, देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, विकास के पथ पर जैसे दौड़ रही है, अपने वादों को पूरा किया है, जनता में कानून का विश्वास पैदा किया है, युवाओं में रोजगार के प्रति ललक पैदा की है और हमारे गरीब किसानों में जिस प्रकार से हमने विश्वास जगाया है, उसके आधार पर आप देखेंगे कि आज जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत विश्वास बना है। जनता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के विकास पर मोहर लगा रही है, 1 साल के कार्यकाल पर मोहर लगा रही है और हमने जो कहा था वो किया है, उस पर जनता वोट दे रही है। आपने सही कहा, इनके गढ़ में हम जा रहे हैं, इनकी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर जीत रही है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे मंत्री लगे हुए हैं, आप सही कह रहे हो, आपके लिए वो मंत्री है लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यहाँ पे बहुत ही गुणवान और बहुत ही यशस्वी कार्यकर्ता हैं और वो पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं, पार्टी को मां बांध के काम करते हैं। इसी प्रकार से एक एक कार्यकर्ता बूथ बूथ पे, मंडल पे, शक्ति केंद्र पे, विधानसभाओं में जुटा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पे जीते और भारी बहुमत से जीते। हम इसी पर आगे बढ़ते हुए हमारे देखिए मुख्यमंत्री जी सुबह उन्होंने एजुकेशन इन्वेस्टमेंट समिट अपने जो रेसिडेंसी राजस्थान की होने वाली है उसकी मीटिंग ली, उसके एमओयू किए और अब वो लगातार चुनावी माहौल को लेकर, चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मीटिंग ले रहे हैं और अभी जयपुर से बाहर निकल गए और लगातार अब मीटिंगें करेंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता सीटों पे जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, बूथ से लेकर और विधानसभा तक, मंडल तक, शक्ति केंद्र तक हमारा कार्यकर्ता जुटा हुआ है। मंत्री से लेकर बूथ तक का कार्यकर्ता एक परिवार की तरह काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर विजय हासिल करेगी। बिल्कुल, 7 की 7 सीटें जीतने की बात बीजेपी की ओर से की जा रही है, लेकिन लगातार विपक्ष ये बात मानने को तैयार नहीं है कि 9 महीने में कुछ विकास कार्य दिखे ही नहीं है। भजनलाल सरकार है कहां? विदेश में घूमते रहे मुख्यमंत्री और यहां पर प्रदेश की जनता परेशान होती रही, अतिवृष्टि से परेशान होती रही। ये लगातार आरोप रहा है विपक्ष का और इसी बीच अब उपचुनाव में जाना है। आप कह रहे हैं कि इतने विकास कार्य के, इतनी विकास की गंगा बहाई है कि जनता इनके वर्चस्व की जो सीटें हैं वहां पर भी आपको मैंडेट देने वाली है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से हमको विजन देके गए थे कि हमें 2047 में विकसित भारत बनाना है, हम उनके पीछे पीछे उनके मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। हम सपने बड़े देखते हैं, जनता के लिए देखते हैं, सकारात्मक देखते हैं और उनको पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। देखो ERCP का मामला देखिए, कितने दिनों तक लटकाए रखा। मुख्यमंत्री जी आए,
लगातार मेहनत की, कोशिश की, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईआरसीपी का एग्रीमेंट हो गया और ईआरसीपी बहुत जल्दी धरातल पे आ जाए। कितने लाखों करोड़ों लोगों को ईआरसीपी से फायदा होगा, क्योंकि राजस्थान में जल की बहुत आवश्यकता है। सब लोग कहते हैं भजन लाल जी भागीरथ बन के आए, उन्होंने से पहले जल की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता का काम किया। माननीय भजन लाल जी कहते हैं कि उस ईआरसीपी से पहले मुरली वाले की ईआरसीपी आएगी। देखो आज हमारे तलिया, कुंडा, तालाब, नदियां सब हमारी लबालब हैं। आज पहली बार जल स्तर बढ़ा है। देश, आप बात करेंगे लोग भी जाएंगे कि इतनी अप्रत्याशित वर्षा कभी नहीं हुई। इसके साथ ही आप देखिए, हमने 450 रुपए में सिलेंडर का वादा किया था, हम 450 रुपए में दे रहे हैं और उनको भी दे रहे हैं जिनको, जो गरीबी रेखा से नीचे जो खाद्यान्न प्राप्त करते हैं उनको भी 450 रुपए में सिलेंडर हम देंगे। हमने युवाओं से वादा किया था, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पेपर लीक किया है, जिन्होंने आपके साथ अत्याचार किया है, उनको जेल में डालेंगे। एसआईटी का गठन किया, 200 से अधिक आरोपी जेल के अंदर हैं और बड़ी बड़ी मछलियां भी जेल के अंदर जाने। हमने जो कहा वो कर रहे हैं। हमने कहा था कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आप देखेंगे पहले साल में 1 लाख से ऊपर हम जा रहे हैं। एक साथ 60,000 वैकेंसी तो हमने चतुर्थ श्रेणी की निकाली है और कैबिनेट ने कैलेंडर जारी कर दिया कि कौन सी परीक्षा कब होगी, किस युवा को कब परीक्षा देनी। इसको आप प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखें तो आप जयपुर में देखेंगे कहीं रहने के लिए जगह आपको नहीं, सारे पीजी फुल है। इस समय तैयारी कर रहे हैं बच्चे सरकारी नौकरी। इसके साथ ही देखिए, हम जब 1 वर्ष पूरा हो रहा है तो किसानों को कितनी बड़ी राहत दे रहे हैं। हम कुसुम योजना में सोलर पंप दे रहे हैं, हम किसानों को, हम बिजली में राहत दे रहे हैं किसानों को। किसानों की आय दुगनी करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम जनता के प्रत्येक तबके पे काम कर रहे हैं। हम आए थे विकास को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, हम उन्हीं मुद्दों पर चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार काम कर रहे हैं और उनके 1 साल के विकास कार्यों पर, उनके शासन पर, उनके प्रशासन पर जनता मोहर लगाएगी। 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे। राजेश जी, जिस प्रकार से भागीरथी बहाई है, राजस्थान में भागीरथ बनकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने काम किया है और उन्होंने तो जो काम किया है, ऊपर वाले ने भी उनका साथ दिया है। बारिश इतनी हुई है कि जितने भी जल स्रोत थे वो भर गए हैं। इसके अलावा भूजल की अगर बात करें तो वो भी वाटर लेवल ऊपर आया है, ये भी एक ऊपर वाले ने साथ दिया है। इस प्रकार की तमाम बातें बीजेपी की ओर से की जा रही है उपचुनाव में। और वही दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है कि कुछ भी काम हुआ नहीं है। देखिए आशीष जी, एक मंत्री जी ने कहा था कि प्राण जाए पर बचन न जाए। वो कहाँ तो प्राण गए और कहाँ बचन गए। ये वही राजस्थान की जनता है, वही घोड़े हैं और वही मैदान है। ये सारी चीज़ जनता देख रही है। समेत राजस्थान की बात करते हैं। आज ही पत्रिका में एक न्यूज़ आई थी, न प्लेन है और न प्लान है। कैसे आएंगे यहाँ पर लोग? रोडों की स्थिति आप देख रहे हो, ये रोज़मर्रा की चीज़ है। भाषण देना अलग तरह की चीज है। प्रधानमंत्री जी चुनाव के बाद तो कितनी बार राजस्थान में आए वापस वो बातें याद दिलाने। नहीं, वो तो ठीक है, राजेश जी ने जो बातें गिनाई है, राजेश जी ने जो बातें गिनाई, ठीक है, ऑर्डर की क्या स्थिति, वही बात राजेश जी कह रहे हैं कि विकास को लेकर, सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की बात को लेकर के सत्ता में आए थे और उस काम को बखूबी निभा रहे हैं। यही बात ये कह रहे हैं। ये ईआरसीपी की बात कर रहे हैं। कितना निभा दिया आशीष जी, कितना निभा दिया। पेपर उठा के देखिए, रोज मर्डर, हत्याएं, बलात्कार, क्या क्या चीजें हो रही हैं। उदयपुर में अभी इतना बड़ा कांड हो गया, उसके अभी पकड़े ही नहीं गए वो लोग। कुछ मतलब मालूम ही नहीं। वो तो कांड उदयपुर में कांड तो, उदयपुर का कांड तो आपके कार्यकाल में भी हुआ था। नहीं, इन्होंने कहा था ना हम खत्म कर देंगे, वो जादू की छड़ी घुमा देंगे। इनके मंत्री से ये तक कहते हैं कि हमको हनुमान जी थोड़ी है। इस तरह की बातें करते हैं। जनता सारी चीज देखती है। नरेंद्र जी, आऊंगा एक बार, देखिए, कहने का अलग वर्चस्व से कह कुछ भी सकते हैं, पार्टी कुछ भी कह सकती है। चुनाव हो चुका, उसके बाद में एक चुनाव, इन्होंने उसको अग्निवीर मंत्री भी बना दिया। क्या स्थिति हुई इस मंत्री की? ये तो चुनाव से डरते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकसभा चुनाव हो चुका है, उसके बाद लोकसभा चुनाव, उपचुनाव के मुद्दे आशीष जी 50% जमीन खिसक गई उस चुनाव में। 2 बार में पूरी सीट, ठीक है, वो खिसक गई। लेकिन उपचुनाव में गठबंधन करके आप लोग जाते, गठबंधन आपका हो नहीं पाया, उसका सीधा सीधा बेनिफिट बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में आप गठबंधन करके गए और बीजेपी को कड़ी टक्कर आपने दी। लेकिन अब उपचुनाव में आपके वादे अलग हैं, आपके इरादे अलग हैं, आपका चुनाव लड़ने का पर्पज अलग है। वहां पर आप सब लोग मिलकर के क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते, अगर बीजेपी की इतना कुशासन है तो? देखिए, भौगोलिक स्थिति अलग तरह की है। लोकसभा का चुनाव अलग तरह का, विधानसभा का चुनाव अलग तरह का। उस समय अलग परिस्थितियां थी, इस समय अलग स्थितियां हैं। जनता क्या देखती है, जनता को क्या चाहिए, स्थितियों को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। परंतु जो इन्होंने कहा, जितने वायदे इन्होंने किए, जिन वादों पे जनता झांसे में आई, उनको धरातल पे किसी को भी नहीं ला पाए। आप बताइए, एक चिरंजीवी योजना जो 25 लाख की थी 5 लाख पे ले आई। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू की है कि 70 साल के मरीज, 70 साल के लोगों को फ्री इलाज दिया जाएगा। आप बताइए 70 साल तक पहुंचेगा कौन? आज 25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, वो 70 साल तक पहुंचेगा क्या? ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है।
आप खुद देखिए, नहीं तो इसका बचपन मतलब- में बीमारी होती है, हास्यास्पद बात। आप बताइए, इसका मतलब क्या बुजुर्गों का इलाज नहीं करना चाहिए? बुजुर्ग बच्चों को नहीं करना, बुजुर्ग बनेगा कौन? जब बच्चे में, जब 25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ जाएगा, बुजुर्ग बन ही नहीं पाएगा। 70 साल तक कितने लोग पहुंच रहे हैं। तो इसका आप मतलब देखिए 70 साल से जाके- ऊपर की कोई नहीं, व्यवस्था, सब- कोई बंदोबस्त नहीं करना नहीं, चाहिए क्यों नहीं सरकार करना को? चाहिए? ये कौन कह रहा है? पर नीचे वालों को क्या होगा? नीचे वाले नरेंद्र ऊपर- जी, नीचे वाले नरेंद्र ऊपर जी, जाएंगे। 70 साल से ऊपर वालों की व्यवस्था करके गलत नहीं, काम ऊपर किया आपने। जाएंगे कैसे? 70 साल वाले जाएंगे कैसे ऊपर? ये बताइए। आप नीचे से जाएंगे, ठीक है। नीचे रहेंगे नहीं वो। आप क्वेश्चन को समझिए, आप बात को समझिए। ठीक है, नरेंद्र जी। 70 साल में पहुंचेगा कैसा आदमी? इलाज की जरूरत तो उसको 20 साल में ही है, वो ठीक है। 70 साल का इंतजार करेगा आपका। नरेंद्र जी से जवाब ले लेते इन्होंने हैं। कहा कि हम जादू की छड़ी घुमाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जादूगर तो इनके मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने छड़ी घुमाई और अपने जमूरों को होटलों में आराम से भोजन कराया, उन गद्दों पे सुलाया, जनता का पैसा होटलों में पानी की तरह बहा। वो जादूगर थे जो जादू की छड़ी घुमाते थे, सारे एमएलए को 5 सितारा होटलों में ले जाके बैठा देते थे। वो भी वही आपकी जादूगर मेहरबानी थे। थी। वो जादूगर वो भी थे, आपकी मेहरबानी वो थी। जादूगर थे। मैं नहीं बोला भाई साहब आपके बीच में। वही जादूगर थे जो जादू की छड़ी में उन्होंने अपने विधायकों को इतना निरंकुश कर दिया कि जनता को भूल के अपना पेट और अपना घर भरने में लग गए। उसी का यह परिणाम है कि आज जनता भजनलाल सरकार पे पूरा विश्वास करती है, उनके कहे हुए वक्तव्यों पे विश्वास करती है और उनकी हर चीज पे विश्वास करती है और विकास पे विश्वास करती ठीक है, वो चीज आप मान ली। दूसरी चीज आपने 70 साल। 70-75 साल, बिल्कुल, 70 साल मैं के- कह रहा हूं इस जी। राजस्थान में एक बच्चे से लेके एक मां जो बच्चा पैदा करती है, जब उसके पेट में बच्चा पलता है, तब से लेकर और अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल सरकार, चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा हर चीज में खड़ी है। कहीं किसी को अभाव महसूस नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो बंद की गई हो। सारी योजनाओं में जहां कमी थी, जहां फर्जीवाड़े हो रहे थे, जहां घर भरे जा रहे थे, जहां पैसा खाया जा रहा जनता को, उनमें सुधार किया गया है। हमारे यहां पे हम माता को भी हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, चिकित्सा का सपोर्ट कर रहे हैं, बहन को भी कर रहे हैं, युवा को भी कर रहे हैं और बुजुर्ग को भी कर रहे हैं। हम किसान को भी कर रहे हैं, युवा को भी कर रहे हैं। सब लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी, भजनलाल सरकार बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, उनके साथ पूरे संबल के साथ खड़ी है। कोई भी योजना हम बंद नहीं करें, सारी योजनाओं में सुधार कर रहे हैं और कैसे अच्छे से अच्छी हो सकती है, कैसे इलाज अच्छे से अच्छा हो सकता है, उस तरफ प्रयास कर रहे हैं। इनकी जो योजनाएं थी वो एक फर्जीवाड़े का काम थी, फर्जी बिल उठते थे, हॉस्पिटलों को पैसे नहीं दिए जा रहे थे, हॉस्पिटलों ने इलाज करने से मना कर दिया था, केवल कागजों में, अखबारों में योजनाएं चल रही थी, हॉस्पिटलों को भुगतान नहीं हो रहे थे, इसलिए जनता का वहां पे इलाज बंद हो गया था। हमने उनमें सुधार किया है और आज बच्चे से लेकर बड़े तक और बुजुर्ग तक भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भजनलाल आयुष्मान सरकार के भारत नेतृत्व में योजना- लगातार चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। आयुष्मान भारत योजना में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कवर किया जा रहा है। उसको लेकर सवाल किया है कि 70 से ऊपर वालों की जरूरत कहां है? 70 से ऊपर तो पहुंचेंगे नहीं, तो आपको नीचे से व्यवस्था करनी चाहिए थी। एक्चुअली क्या है, कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये यूज एंड थ्रो होते हैं और भारतीय जनता पार्टी संस्कृति और संस्कारों में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस केवल एक परिवार में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को परिवार मानती है। उसी दिशा में बढ़ते हुए हमारे यहाँ पे बुजुर्गों के, भारतीय जनता पार्टी बच्चे से लेके बुजुर्गों तक और बच्चे से लेके अपने माता पिता, युवा और बुजुर्ग सबकी व्यवस्था करती है। और इसी का पहल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सभी वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराने का यहाँ पे योजना रखी गई है। और हम तो ये कह रहे हैं कि देश के हर नागरिक को, चाहे उम्र कुछ भी हो, सबको चिकित्सा, सुरक्षा और शिक्षा, इसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। बिल्कुल, 6 करोड़ से ज्यादा का ये फिगर है जो लाभान्वित इस योजना से होंगे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग पूरे देश भर में अगर बात करें तो राजेश जी 6 करोड़ से अधिक की संख्या है। आप कह रहे हैं कि 70 पे पहुंचेगा कौन? 70 पार कर चुके 6 करोड़ से अधिक लोग हैं जिनको इस योजना में कवर कर लिया गया है। उनके बेटे बहू अगर उनका स्वास्थ्य में ध्यान रखने में असक्षम है या नहीं दे पा रहे हैं ध्यान, तो उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की, वो क्यों की? कि एक बुजुर्ग को सिक्योरिटी मिले, उसको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। क्या एक जवान की ये पेंशन शुरू कर देंगे? उनको अपने इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े, इसीलिए तो आयुष्मान भारत योजना के अंदर 70 से ऊपर की उम्र को कवर कर लिया गया बिना प्रीमियम के। राजेश जी देखिए आशीष जी, पेंशन योजना और चिकित्सा अलग तरह की दोनों चीजें। जवानी में आदमी पैसा कमा सकता है,
बुढ़ापे में पैसा नहीं कमा सकता, और बीमारी ऐसी हो जवानी में भी आएगी और बुढ़ापे में भी आ सकती है। बुढ़ापे में ज्यादा आती है ना बीमारी, दोनों क्यों, तो उसका दो ना इलाज, बना कौन कर रहा है? पर जवानों को बीमारी नहीं होगी, ये इनकी गारंटी है, इस तरह की बीमारी नहीं होगी। ये सारी चीजें लोग जानते हैं, समझ रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं इस तरह की। यार 70 साल तक आदमी पहुंचेगा ही नहीं, उसका इलाज करोगे कैसे? और 70 साल के लोग क्या 10 साल में पहुंच गए? कितने करोड़ की आबादी है देश की? आप 6 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो, कितने करोड़ लोग हैं देश में? आज 90% लोग बीमार हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। आज बताइए कौन बीमारी से ग्रसित नहीं है? 70 साल के लोगों के लिए इलाज कर रहे हैं। नहीं तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आपने भी दी थी, तो 100% दिया, प्रीमियम देनी पड़ रही थी, प्रीमियम देने के बाद ही तो मिल रहा था प्रीमियम। तो आज राजस्थान में आप दे दीजिए, अभी देना पड़ रहा है प्रीमियम। हाँ तो अब नहीं देना पड़ रहा है, कह रहे हैं तो आपने, आपने कौन सा सस्ता कर दिया था? वही 850 रुपए हम 25 लाख पे ले रहे थे, वही 850 रुपए ये 5 लाख पे ले। उपचुनाव के दौरान अब व्यंग्य बाण तेजी से चल रहे हैं। एक और जहां मदन दिलावर लगातार गोविंद सिंह डोटासरा पर व्यंग्य बाण कसते हुए नजर आते हैं, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं मदन दिलावर को मुंह नहीं लगाता। ये बात कितनी सार्थक है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं राजेश जी? क्या इस प्रकार की बातचीत कहनी चाहिए? देखिए, वो तो सब जानते हैं, पूरी राजस्थान की जनता जानती है। मदन दिलावर जी का बयान वास्तव में हास्यास्पद होता है। वो अपने बयान से कई बार पलट चुके हैं, कई बार माफी मांग चुके हैं। आदिवासियों के लिए बोला हुआ बयान हो, चाहे अध्यापकों के लिए बोला हुआ बयान हो, चाहे शिक्षिकाओं के लिए बोला हुआ बयान हो, वो अपनी बात से पलटते हैं तो उनको कोई सीरियस ज्यादा लेता नहीं है। वो शिक्षा की बात आज तक नहीं करते, वो अलग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो अलग डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ हैं। अब पता नहीं उनको उसी डिपार्टमेंट की बात करनी चाहिए, उनको उसी का मंत्रालय देना चाहिए। दौसा की सभा में उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि राजस्थान के विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वह है गोविंद सिंह डोटासरा। उन्होंने बिना भवन स्कूलों, शिक्षकों के स्कूलों को खोल दिया है। डोटासरा जी आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे हैं। डोटासरा ने बुधवार को इस पर पलटवार किया है। यह बयान उन्होंने दौसा की मीटिंग में दिया है। देखिए आशीष जी, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कहीं से ही शुरू करोगे आप। आपको पता है, आज से आप 50 साल पहले, 60 साल पहले जाइए, गाँव की चौपालों पर बच्चे पढ़ते थे। आज कहीं से शुरुआत हुई, उसको आप आगे बढ़ाइए, उसको खत्म करने के बजाय उसमें कोई कमी रहेगी तो आप उसमें सुधार करिए। ये थोड़ी कि आप उस पर आरोप प्रत्यारोप करो। उन्होंने किए, कितने बच्चे गांधी स्कूल जो खुले थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले थे, उसमें कितने बच्चे पढ़ते थे? इनके कार्यकाल में कितने बच्चे वैकेंसी सीट खाली रहेगी? सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। बीच में इन्होंने कहा जी हम उनको तो बंद करेंगे उन स्कूलों को, बाद में फिर सफाई देनी पड़ी इनको। तो ये बयान इस तरह के दे रहे हैं, इससे बढ़िया तो उस पर काम करिए आप, जनता को दीजिए सुविधाएं, बच्चों को पढ़ाइए। इनको तो परेशानी इस बात की इंग्लिश पढ़े ही नहीं गरीब का बच्चा। बिल्कुल। आपकी सरकार के मंत्री रहे महेश जोशी सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी हाल ही 900 करोड़ से अधिक का जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। ये उपचुनाव के समय ऐसा मामला दर्ज होना, इसको किस नजर से देखते हैं? तो आपको ही पता है, विधानसभा चुनाव आए थे, ईडी सीबीआई और कितनी चीजें आ रही थी। अब वही चीज आई है, साल भर हो गई इनको, आज मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज करिए, अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? जांच करिए, दोषी होगा वो जाएगा, कोई हो, महेश जोशी हो या मैं हूँ या आप हो, कोई हो, उसमें कौन मना कर रहा है? उसमें कौन खड़ा है किसी के साथ? कोई नहीं खड़ा हुआ। परंतु जो जिस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, ये कि चुनाव के समय पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे एफआईआर तो कई लोगों के खिलाफ हुई थी, दिल्ली में भी कई लोगों के खिलाफ हुई, और वो सारे वापस आए, इन पर एविडेंस तक पैदा नहीं हुए। बाद में वो वापस आए, कोर्ट ने फटकार लगाई इन लोगों को, आज वो सारे के सारे बाहर हैं। नरेंद्र जी, देखो ऐसा है, अब हम ये नहीं देखते कि चुनाव है या नहीं है। एजेंसियां स्वतंत्रतापूर्वक काम करती, जब उनको लगता है कि एफआईआर दर्ज करनी, सबूत हमारे पास इकट्ठे हो गए तो एफआईआर दर्ज लगे, वो अपना काम करती हैं, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। एजेंसियों को लगता है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं तो वो एफआईआर दर्ज करती है। टाइमिंग जो है वो चर्चा का विषय बन जाती है राजनीतिक गलियारों में। ये टाइमिंग जो है वो काफी चर्चा का विषय बनती है। तो मैं इसी चर्चा पे विराम लगा रहा हूं कि हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और इन टाइमिंगों का कोई लेना देना नहीं है। ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं जब इनके पास पर्याप्त सबूत होते हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को एफआईआर दर्ज करने से पहले या उनको गिरफ्तार करने से पहले पर्याप्त सबूत होना आवश्यक है। यह भी हम मानते हैं, कोई पर्याप्त सबूत उनके पास हो गए होंगे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया, आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसा भी एजेंसियां समझेंगी, उनको गिरफ्तार करना हो गिरफ्तार करेंगे, उनको कोर्ट में ले जाना हो कोर्ट में ले जाएंगे, सजा देने को सजा देंगे। हम तो ये कहेंगे कि जिसने गलत किया है वो सजा भुगते। एजेंसियों को हम यही आग्रह करते हैं कि जिसने भी गलत किया है वो सजा भुगते। ठीक है, इसके साथ ही आप कह रहे हैं कि डोटासरा जी मुंह नहीं लगाएंगे। मैं तो मदन दिलावर जी कहता हूं कि डोटासरा जी का अब वो कद नहीं बचा कि उनके ऊपर उनको बयान देना चाहिए। देखिए आप उनको मीटिंगों में उनके साथ हो क्या रहा है, आप कांग्रेस की नामांकन रैलियों में किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है कि उनको जबरदस्ती मंच पर डांस करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि मुरारी लाल जी दौसा में उनको डांस करने के लिए कहते हैं और वो मना करते हैं, हाथ छड़ा के बैठ जाते हैं। फिर उनको दोबारा गहलोत जी कहते हैं नहीं नहीं एक बार डांस करके आओ, खड़ा करके उनसे फिर डांस करवाते हैं। मुझे लगता नहीं कि
ऐसी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष को डांस स्टेज पर डांस कराने के लिए केवल लोग तालियां बजाएं, हूटिंग करें, इससे गिरी हुई स्थिति कोई हो नहीं सकती। इसलिए मदन दिलावर जी को मैं ही कहूंगा कि डोडासरा जी के ऊपर बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका स्तर उस दिन गिर चुका था जब खुद गहलोत जी के सामने वहां बैठे शिक्षकों ने कहा था कि हमें ट्रांसफरों के लिए भुगतान करना पड़ता है। खुद गहलोत जी ने पूछा था, शिक्षा मंत्री तब उस समय गोविंद सिंह डोटासरा थे, और खुद मंच पे पूछा था शिक्षकों से, क्या आपको स्थानांतरण का भुगतान करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है? तो उन्होंने एक सुर में कहा था कि हमें स्थानांतरण के पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए डोटासरा जी के लिए कहने के लिए कुछ नहीं बचता। वो उनके खुद शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के सामने, फिर उनको पद से हटाया गया, तो खुद मुख्यमंत्री के सामने कहा कि ये भ्रष्ट है, इनको पैसे देने पड़ते हैं तभी स्थानांतरण होता है। और आप आज देख लीजिए उनकी स्थिति कैसी हो गई कि एक केवल नाचने के लिए उनसे आग्रह किया जाता है, हुटिंग की जाती है। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में हमारे मंत्री जी को ज्यादा बयान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे अभी राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी, देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने विधानसभा 3 दिन पहले ही रुकवा दी। कितने बिल रह गए, उनके सामने कांपती है बीजेपी। उनके बयान नहीं, अशोक गहलोत जी ने ये पूछा था शिक्षकों से कि क्या पैसे लगते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के शासन में पैसे लगते हैं, कि गोविंद सिंह डोटासरा जी पैसे लेते हैं। ये सारी, ये नहीं कि किस 5 साल के लिए वो शिक्षक बने हों, सारी परंपरा पर उनके क्वेश्चन पूछा गया है। ये गहलोत जी का ही दिल है, ये गहलोत जी का ही दिल है और दिमाग है, जो वो इतने कड़े प्रश्न कर सकते हैं। नरेंद्र जी, इतना बड़ा ठीक है, प्रश्न नरेंद्र जी, ये कहाँ कहा उन्होंने कांग्रेस के शासन में पैसे लगते हैं? ये शब्द वहां पे सुनाई दिया? नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, और सुनिए डांस की बात, सुनिए डांस, इनके मंत्री जी डांस कर रहे हैं। आज गोविंद सिंह डोटासरा जी चलो मंत्री नहीं है, वो महिलाओं के बीच में डांस किया जा रहा है। आप नरेंद्र जी, महिलाओं के बीच में डांस कर रहे हैं। नरेंद्र जी, देखो, इन्होंने कहा कि गहलोत जी ही कर सकते हैं, वास्तविकता में गहलोत जी ही कर सकते हैं। उन्होंने नामांकन की रैली में कहा कि दिल्ली तक चर्चा है कि चुनाव दौसा में फिक्स हो चुका है। मुझे लगता नहीं कि उनको ऐसी बातें कहां से आती है और मंच पे कहने की हिम्मत कैसे आती है कि अपनी ही पार्टी के बारे में, अपने ही नेता के बारे में ऐसी छोटी बातें वो कह देते हैं कि कांग्रेस के नामांकन में, बैरवा जी प्रत्याशी के नामांकन, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने चुनाव फिक्स कर दिया है या हारने के लिए कांग्रेस लड़ रही है। ऐसी बातें वाकई में गहलोत जी ही कह सकते हैं और उनकी ही हिम्मत है ऐसी बातें कहने की। इसलिए उन्होंने, जब आप अगर दोबारा से बयान सुनेंगे और ढंग से सुनेंगे, तो मैं आपको वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि सीधे सीधे कहा कि आपको स्थानांतरण का भुगतान करना पड़ता है। तो सारे शिक्षकों का हाँ, हमें पैसे देने पड़ते हैं। और फिर वो डोडासरा की तरफ मुड़े और उन्होंने ऐसे इशारा किया, उनको पूछा कि ये सब क्या कह रहे हैं, ऐसा गलत क्यों होता है? क्योंकि वास्तविकता में दोनों मुस्कुराए, क्योंकि दोनों की मिली जुली थी, दोनों ही लेते थे और उनको डोडासरा को पद से शिफ्ट करना था। इसलिए उनको वहां पे उन्होंने वो माहौल तैयार किया और अपने ही लोगों को ये कहलवा के डोडासरा जी को फ्री कर दिया। मैं कह रहा हूं कि गहलोत जी को सब पता रहता है कि कब क्या कहना है, वो फिक्स करे। अब हम बात करें उपचुनाव की। वास्तविकता में उपचुनाव हम इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पास अपना कुछ बचा नहीं है। आप देखेंगे कि 3 सीटों पे कांग्रेस पीछे खड़ी होकर लड़ी थी, नेतृत्व करता कोई और था। आप खीमसर देख लीजिए, सलूमर देख लीजिए, आप 84 देख लीजिए, वहां पे इनकी लड़ाई जिसने लड़ी, जिस घोड़े पे बैठ के लड़े, वो घोड़ा इनके नीचे से निकल गया है। ये केवल अब धरती पे पड़े हुए, इनके पास तीनों सीटों पे कुछ भी ना कार्यकर्ता है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। इसके साथ ही आप देखिए झुंझुनू में इनके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी जो सांसद हैं, ओला साहब ने कहा कि हम तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए वो वहां पे हार मान चुके हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे दौसा में खुद वहां पे उनके पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बनते रह गए अशोक गहलोत जी ने कहा कि दिल्ली तक चर्चा है कि दौसा का चुनाव फिक्स हो है। इसका मतलब दौसा की जनता ने जवाब दे दिया कि कांग्रेस वहां हारेगी और नेताओं ने भी कह दिया कि कांग्रेस यहां हारेगी, नहीं जीतने वाली है। आप रामगढ़ आप देखेंगे, देवली ओनियारा में इनके ही परिवार में फूट पड़ी हुई है। कांग्रेस के बागी इनके लिए आफत बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है और रामगढ़ में साफ स्पष्ट हमारा संदेश है कि ना तो हम बटेंगे और ना हम कटेंगे, हम एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। हम सातों की सातों सीट जीत रहे हैं। भजनलाल सरजाना जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार चली है, जिस प्रकार से विकास की धारा बही है, जिस प्रकार से युवाओं के लिए काम हुआ है, बुजुर्गों के लिए काम हुआ है, महिलाओं के लिए काम हुआ है, हमने अपने जो अपना मैनिफेस्टो था उसके 50% से ज्यादा काम पूरे किए हैं। अब युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, किसानों को हम आय दोगुनी कर रहे हैं और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जिस प्रकार से गंगा विकास की बहेगी, आप देख लेना विकसित राजस्थान होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है राजेश जी, 7 सीटों पर पूरा दावा किया जा रहा है, 7 सीटों का गणित बताया नरेंद्र जी ने, किस प्रकार से ये सीटें जीत रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए 400 पार की बात आपको याद होगी, अभी साल भर भी नहीं हुई।
तो वादा तो करते हैं, हम भी करते हैं वादा, ये भी वादा का अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए खुली आंखों से, सपने देखने का कोई लेकिन टैक्स नहीं सबसे बड़ी लगता। बात यह है कि 7 ये सीटों में जनता 6 की सीटें नब्ज को विपक्ष के कैसे- पास थी आज और 6 सीटों में से अगर मैं समझता हूं कि 3-4 सीट भी अगर बीजेपी लेके जाती है तो बड़ा नुकसान है आपको। देखिए, एक भी सीट लेके नहीं जाएगी बीजेपी, आप देख लेना, सारी सीट कांग्रेस जीतेगी। वापस जनता का भरोसा कांग्रेस पे है, वापस कांग्रेस की तरफ देख रही है। इनकी करनी और कथनी में फर्क है। राजस्थान किस ओर जा रहा है, राजस्थान की जनता ये देख रही है कि हम जिस प्लेन में बैठे हुए हैं वो प्लेन के पायलट नहीं पहली बार यात्रा कर रहा है प्लेन के अंदर। इस तरह के लोगों की धारणा बनी हुई राजस्थान के अंदर, एक दूसरे में कोई सामंजस्य नहीं है। कोई मंत्री एमएलए की नहीं मान रहा, एमएलए मंत्री की नहीं मान रहा, सारी तरफ इस तरह की चल रही है। खुशी की आप बात है, बताइए। खुशी की बात यह है कि जो पायलट है वो यात्रियों में से ही है, अपना है, पायलट घर की का बात- है पायलट की और कोई बात नहीं। अनुभवशाली है। इसमें से चलिए देखना दिलचस्प होगा, देखना दिलचस्प होगा। बहुत कहां से आ स्पीड से, गई बहुत पायलट अच्छी की तरह बात, उड़ रहा है, सब ठीक लोग है। स्वागत कहां से आ गई आप? और आप बढ़िया- अपनी बात ठीक है। वहां मत शिफ्ट राजस्थान को करिए। बढ़ता ठीक है, हुआ आप देख दोनों रहे हैं। मेहमान आज की बिल्कुल। चर्चा में शामिल हुए। आज की चर्चा में शामिल होकर आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। दोनों के दावे हैं 7 सीटों को लेकर के। एक और जहां बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है कि 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का भी दावा मजबूत है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले उपचुनाव में जनता किसको बहुमत देती है, किसके पक्ष में अपना समर्थन देती है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।